जय भीम की गूंज गुंजाता चल, भीम स्मृति में गाता चल। जय भीम की गूंज गुंजाता चल, भीम स्मृति में गाता चल। भीम स्मृति में श्रद्धा सुमन, भीम स्मृति में श्रद्धा सुमन, स्नेह के हाथ चढ़ाता चल। भीम स्मृति में गाता चल। जय भीम की गूंज गुंजाता चल, भीम स्मृति में गाता चल। जय भीम की गूंज गुंजाता चल, भीम स्मृति में गाता चल। आंसू भरे नैनों से जय भीम। समय से 3 मिनट लेट है। आप सब लोग जुड़ जाएं। बहुत सारी बातें तो मैंने उस दिन कह दी थी, लेकिन कुछ बातें और आप तक रखनी थी, पहुंचानी थी, तो इसलिए मुझे फिर आज लाइव आना पड़ा। तो आप सब लोग जुड़ जाएंगे तो आसानी से वो बातें जो हैं आप तक पहुंच जाएंगी। बस मेरी रिक्वेस्ट ये है आज सभी साथियों से कि इसको इतना शेयर कर दें कि ये सभी घर तक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले सभी उनके अनुयायियों तक पहुंच जाए, जिससे कि वो आसानी से किस तरह से इस बार हमें बाबा साहब का, परम पूजनीय बाबा साहब का जन्मदिन मनाना है, उनकी जयंती मनानी, ये लोगों को पता लग जाए। तो मेरे बाद भी कुछ लोग इसे देखेंगे तो वो आराम से देख लेंगे। मैं बात स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सभी संतों महापुरुषों को नमन। और आज एक स्पेशल नमन जो है वो राष्ट्रपिता महामानव ज्योतिबा फूले साहब को, क्योंकि कल उनकी जो है जयंती है और वो परिवर्तन के बड़े योद्धा रहे हैं। बाबा साहब ने उनको गुरु ऐसे नहीं माना। बाबा साहब ने उनको गुरु माना तो उनके द्वारा किए गए कार्यों के द्वारा, क्योंकि बाबा साहब 91 में पैदा हुए और वो 90 में जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हमारे बीच से चले गए थे। कल उनकी जयंती है तो उनको आप सब लोगों के माध्यम से तो आज नमन। अब मैं जो बातें आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसा मैंने कहा कि सभी संतों महापुरुषों को नमन कर देते हैं, तो परम पूजनीय बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन, संत श्रवण सतगुरु रविदास जी महाराज को नमन, भगवान वाल्मीकि महाराज को नमन, गुरु नानक देव को नमन, संत कबीरदास जी को नमन, संत नामदेव जी को नमन। और जैसे बहुजन समाज के जो समाज सुधारक रहे हैं, बड़े पेरियार साहब हों या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हों, संत गाडगे जी महाराज हों, गुरु नानक स्वामी हों, बाबा साहब अम्बेडकर हों, या फिर हमारे रहबर आदर्श मान्यवर साहब काशीराम। तो मैं दोबारा से दोहरा दूं, कल आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के जन्म दिवस पर उनकी जो किताब है उसको तो पढ़े ही पढ़े, लेकिन उनके जीवन के का जो सारांश है, उनका जो जीवन है, उसको उनके जीवन पे चर्चा करें, उसको एक बार पढ़े जरूर। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लॉकडाउन के समय का सही सदुपयोग यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। जो मिशनरी लोग हैं, मैं एक बात अपने विषय में भी कहूँगा आज आप लोगों से। मुझसे हमारे साथी जरूर पूछते हैं सभी लोग कि भैया आप इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो। तो जब आदमी किसी आंदोलन से आंदोलित हो जाता है, जुनून अपने अंदर पैदा कर लेता है, तो फिर उसे किसी भी तरह की जो है भूख प्यास और वो सब चीजें दिखाई नहीं देती, रुकना दिखाई नहीं देता। स्वाभिमानी बनना, स्वाभिमानी खुद को कहना बड़ा आसान है, लेकिन स्वाभिमानी बनना बड़ा कठिन है। जिस रास्ते पे आप चले हैं, लंबे समय तक बिना समझौते के रास्ते पे चलना बड़ा एक तीखी लाइन है।
एक अलग तरह की लाइन है। तो ये नौजवान तो समझ गए, नौजवानों को तो तैयार कर दिया है हमने कि वो तो स्वाभिमान की कीमत समझने लगे हैं, वो तो संघर्ष कर रहे हैं, वो तो समझौता नहीं करते। एक सीधी बात है, समझौते से दलाल पैदा होते हैं और संघर्ष से लाल पैदा होते हैं। तो हम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के बैनर पे तो हमने बहुत सारे लाल पैदा कर दिए जो इस देश में आने वाले समय बहुजनों के सम्मान को झुकने नहीं देंगे और अपनी सारी गुलामी से मुक्ति के लिए वो बहुजन राज लाने का प्रयास करेंगे, उस पर मेहनत करेंगे। अब बात मैं करूं कि बात बहुत जल्दी खत्म करूंगा। 14 अप्रैल की आपको याद है ना प्रक्रिया? सुबह नहा धोकर बाबा साहब के चित्र पे पुष्प अर्पित करने, उसके बाद 2 घंटे जो है भारतीय संविधान पे, बाबा साहब के जीवन पे परिवार के साथ बैठ के, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले भी माँ सावित्रीबाई फूले के बिना अधूरे हैं। हमारे मूवमेंट में पीछे जाने का कारण ये है कि हमारी मूवमेंट से हमारी बहनें और महिलाएं बहुत कम संख्या में जुड़ी हुई हैं, उनको भी जोड़ना है, उनको भी मिशन की तरफ लेके जाना, उनको भी अपने महापुरुषों की विचारधारा बतानी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, परिवार के साथ बैठ के संविधान पे, बाबा साहब के जीवन पे, उनके संघर्ष पे चर्चा जरूर करनी है। उसके बाद सक्षमता के अनुसार जितने जो सक्षम हो, जो जरूरतमंद, उनको भोजन की व्यवस्था करा दें, राशन की व्यवस्था करा दें। फिर जो क्वेश्चन आंसर दूंगा, मैं कल क्वेश्चन आंसर दे दूंगा पेज पे, आप वहां से ले लीजिएगा। सभी लोग, सारे प्रदेश अध्यक्ष ले लें, जिला अध्यक्ष ले लें, विधानसभा अध्यक्ष ले लें, मंडल के जो प्रभारी हैं वो ले लें, संभाग के जो प्रभारी वो ले लें और आसानी से अपने ग्रुपों में व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचा दें। उन सवालों पर चर्चा जरूर करें, वो हमने बनाया स्पेशल मूवमेंट के लिए, वो सवाल जो है 2 से 3 घंटे। फिर शाम में वही प्रक्रिया, जैसे ही आप मोमबत्ती सक्षमता के अनुसार या दिया जलाएं, बाबा साहब के संविधान की प्रस्तावना, उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए और उसको पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए संविधान, पहले प्रस्तावना पढ़ें, फिर उसको संकल्प लें, दृढ़ संकल्प, क्योंकि आप स्वाभिमानी लोग हैं, दृढ़ संकल्प लें कि आपको संविधान की सुरक्षा करनी है, उसको संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराना है। एक और सबसे आवश्यक बात जो मुझे अभी कहनी है आप लोगों से, भक्तों की तरह रोड पे मत निकलिएगा, मेरा निवेदन है आप लोगों से। रोड पे नहीं जाना है, लॉकडाउन का पूर्ण पालन करना, अम्बेडकरवादी, क्योंकि अब इन्होंने पूरा कोरोना वायरस का मामला देखिए किधर डाइवर्ट कर दिया, जमात की तरफ। ऐसा ना हो कल ये आपकी तरफ डाइवर्ट कर दें कि देखिए अम्बेडकरवादियों ने कर दिया। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि सरकार बचने के बहाने ढूंढ रही, तो आपको सड़क पे नहीं आना, अपने घरों में रह के शांतिप्रिय तरीके से अनोखे ढंग से लॉकडाउन का पालन करते हुए इस बार परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो है मनानी है। बाहर नहीं आना है, कोई भी साथी बाहर नहीं आएगा, सड़क पे नहीं आएगा, अपने घरों पे ही, छतों पे परिवार के साथ रह के इस बार जो है ये जयंती समारोह मनाया जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि सड़क पे ना कोई भी आए। बहुत सारी बातें करनी है, 1-2 दिन में फिर मैं लाया होगा, कल मैं क्वेश्चन आंसर डाल दूंगा, वहां से ले लें। साथियों का ये सुझाव था कि सब लोगों को वॉल्यूम पढ़ने के लिए कहें, बाबा साहब ने इतनी सारी वॉल्यूम्स लिखी हैं आप लोगों के लिए। एक बात तो आप जान लीजिए, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ये ऐसा नहीं कहा बाबा साहब ने। और युवाओं को कहना चाह रहा हूँ, बहुत युवा तमाम जुड़े हुए हैं अभी, 2,500-3 हज़ार लोग। अगर इस देश में परिवर्तन चाहते हो, हक अधिकार चाहते हो, अपने लोगों का राज चाहते हो, अपने लोगों को आगे बढ़ता देखना चाहते हो और इस देश से जाति का विनाश चाहते हो, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर चाहते, जैसे हमारे संत महापुरुष चाहते, इस देश को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते हो, इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा जो सूत्र है वो है ज्ञान। पढ़ना सीख लो, खूब पढ़ाई करो, जिस भी फील्ड की मैं काम कर रहा हूँ उसको खूब अच्छी तरह से जानो, पढ़ो उसको, उसकी जानकारी इकट्ठा करो। मैं आपसे भी कह रहा हूँ दोबारा, खूब पढ़ो, जिस भी फील्ड में उतरो, मैं अपने साथियों से, जिस भी फील्ड में उतरो इतिहास लिख के जाओ, और देखिए सब चीज सिखाती है। आज मैं एक छोटी सी कहानी शेयर कर देता हूं आपको खत्म करने से पहले लाइव, समझ गया ना? बाहर नहीं आना है रोड पे, घरों में रहकर ही ये इस बार मनाना। पहले हम शोभा यात्रा और बहुत सारी चीज निकालते थे, इस बार नहीं निकलेगी, तो हमें घर पे रह के मनानी है।
मैं कहानी शेयर कर रहा था वो ये है, मैं अभी आज ही ना शाम में यूट्यूब पे एक कुश्ती का वो देख रहा था, दंगल देख रहा था। उसमें मैंने देखा 2 पहलवान हैं और हर पहलवान अपनी अपनी तरफ से अच्छे अच्छे दाव लगाते हैं जीतने के लिए। वो उनकी फील्ड है और उसमें उन्होंने वो मास्टर बने, उसमें उन्होंने काबिलियत हासिल की और उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इस आपको भी नेट में प्रॉब्लम हो रही है बार बार, मैं जल्दी खत्म करने वाला हूँ। ऐसा मास्टर जो सारे हुनर, ये हजारों साल की गुलामी एकदम से नहीं जाएगी। तो इसके लिए त्याग, समर्पण बहुत जरूरी है, वो लाना पड़ेगा। और बाकी तो क्या कहने पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज के युवाओं के, भीम आर्मी के युवाओं के। आपने तो गौरवान्वित महसूस करवा ही दिया है। जय भीम, जय भारत, जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी। आप सब लोगों को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बस अब चित्र नहीं पकड़ना है, उनके चरित्र को पकड़ना है, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ना है, उनकी तरह ही बनना है, उस पर काम करना है। भाषण देने से कुछ नहीं होगा, जमीनी तौर पे काम करना पड़ेगा। मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। विजयी हूँ और अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चल के उनके इस आंदोलन को, उसके उनके उनके इस कारवा को बहुत आगे लेके जाएं। जय भीम। इसको इतना शेयर कर दीजिए कि ये व्हाट्सएप के ग्रुप में, ट्विटर से, फेसबुक से और जो सोशल नेटवर्क हैं, इंस्टाग्राम से, सब जगह से। जय भीम। याद रहे, घर पे रह के मनानी है, भक्तों की तरह बाहर नहीं जाना है। बाबा साहब ज्ञान के सूर्य थे, तो ज्ञानी लोग कभी अज्ञानता काम नहीं करते। अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जी हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन। कलयुग में कोई मानव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो नहीं बन सकता, परंतु पराक्रमी रावण जरूर बन सकता है, जो अपनी बहन के अस्तित्व की जामा मस्जिद की चौखट और भारत के सैकड़ों मुसलमानों का साथ। इन तस्वीरों की नई राजनीति को आज पूरा देश बहुत गहराई से समझना चाहता है। एक नेता जो अपनी मूंछों को ऐंठता है, अपना उपनाम रावण रखता है, उसे देश के मुसलमान अपना हीरो क्यों बनाना चाहते हैं? चंद्रशेखर आजाद रावण की तस्वीरें प्रदर्शनकारियों के हाथों में हैं और कहीं कहीं ये तस्वीरें डॉक्टर अंबेडकर जैसे बड़े नेता की तस्वीरों के साथ नजर आ जाती हैं। मुसलमान पूरे देश को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके साथ एक अनुसूचित जाति का नेता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन ये रावण कौन है जिससे भारत के सबसे शक्तिशाली परिवार की बेटी प्रियंका गांधी अस्पताल में मिलने जाती है? चंद्रशेखर आजाद रावण चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन मायावती को यह डर क्यों लगता है कि चंद्रशेखर उनकी राजनीति को खत्म कर सकते हैं? यह दिलचस्प राजनीति आज हम पूरे देश को समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले कहानी शुरू होगी 20 दिसंबर 2019 की इस तस्वीर से। शुक्रवार के दिन जब पूरे देश की निगाहें जामा मस्जिद में मुसलमानों के विरोध प्रदर्शन पर लगी हुई थी और अचानक वहां चंद्रशेखर आजाद रावण की मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। इस नई राजनीति के माध्यम से कोशिश ये की गई कि नागरिकता कानून के खिलाफ मुसलमानों के प्रदर्शन को दूसरे लोगों के बीच भी फैला दिया जाए। शायद इसीलिए दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर रावण को हिरासत में ले लिया। लेकिन हिरासत के पहले भी चंद्रशेखर आजाद रावण ने लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर याद रखिए, आप हमारे जाने के बाद इस आंदोलन को पीसफुली चलाते रहें और पूरे मुल्क के लोगों से ये मैं कहना चाहता हूँ,
मुझे उल्टा लटकाओगे। मैं तो अपनी कौम के लिए जो यहाँ खड़ी है ना, मैं तो जान देने को तैयार हूँ, लेकिन इन्हें मरने नहीं दूंगा। शांति बनाए रखे। हम भी आपके साथ हैं। आप हजरात शांति बनाए रखिए। चंद्रशेखर को उल्टा लटकाएंगे ले जाके। मैं कह रहा हूँ आप मेरा कत्ल करवाइए साहब, मैं चलने को तैयार हूँ। मुझे उल्टा लटकाओगे। मैं तो अपनी कौम के लिए जो यहाँ खड़ी है ना, मैं तो जान देने को तैयार हूँ, लेकिन इन्हें मरने नहीं दूंगा। शांति बनाए रखे। हम भी आपके साथ हैं। आप हजरात शांति बनाए रखिए। अब आप ये स्टेटमेंट दे दीजिए, आप इसे कह दीजिए कि अब कानून बना रहे हैं, कोई मुसलमान के कागज नहीं चेक होंगे, दलित के होंगे, हम इस पर स्वीकार करके हम प्रोटेस्ट खत्म कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ हम भी हंसते हंसते फांसी का पंजा कबूल कर लेंगे। क्या बुराई है? शहीद होंगे हमारे लोग, हमें याद रखेंगे। उस दिन जामा मस्जिद के प्रदर्शन में पुलिस ने कोई हिंसक कार्रवाई नहीं की, लेकिन चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा सुन। महमूद भाई ने कहा हाथ बांध लो, ऐसे पीछे बांध के दिखाओ इन्हें सबको। ऐसे हाथ बांध लो। कोई पुलिस की लाठी का जवाब नहीं देगा, पुलिस की गोली का जवाब नहीं देगा, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप पे कत्ल हो, पूरा मुल्क पूरी दुनिया देखे कि गोली छाती पे लगी हुई है साहब, भागा नहीं मेरा। दिल्ली में के सहारनपुर के गढ़खौली गांव में हुई। उनकी उम्र 33 साल है। चंद्रशेखर आजाद रावण एक अध्यापक के बेटे हैं। उन्होंने अपनी राजनीति उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शुरू की। उन्होंने कानून की पढ़ाई की है। अपने बयानों में वो कहते हैं कि स्कूल के दिनों में होने वाली छुआछूत की वजह से उनके मन में आंदोलन की भावना ने जोर पकड़ा। वर्ष 2017 में सहारनपुर में हुई एक हिंसा के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी। इसके बाद वो कई बार गिरफ्तार हुए। उन्होंने भीम आर्मी की स्थापना की है और उनके समर्थक कई महत्वपूर्ण शहरों में। गिरफ्तारी पर कई बार उनके समर्थकों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किए। चंद्रशेखर आजाद रावण संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम को अपना आदर्श मानते हैं। चंद्रशेखर रावण अपने भाषणों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के बहुजन समाज की बात बार बार करते हैं। चंद्रशेखर रावण कांशीराम की बहुजन वाली पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं। साहब कांशीराम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी एक अदालत है। कौन सी? जनता की अदालत। जनता ने अगर एक बार तय कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं झेल पाएगी। याद रखना इस बात को। ये देश बाबा साहब की कलम से। बाबा साहब का नारा था 1000 तलवार और 1 कलम। आज भी एक कलम बहुत ताकत रखती है, बहुत ताकतवर है। एक बार जो लिखा जाता है वो कटता नहीं है। साहब एक नारा दिया करते थे, वो नारा था कि 85% और ये 15% राज कर रहा है। अभी कुछ पीड़ा हुई है। साहब से माफी चाहते हो, मैं इस नारे को बदल नहीं रहा हूँ, थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अब मैं इस नारे को बदल रहा हूँ। अब मैं इसे यहाँ चाहता हूँ जो देश का 85% तबका था, इसे हमेशा से दबा के रखा गया, इसे हमेशा से उसका उत्पीड़न किया गया। मैं चाहता हूँ वो शिखर पे आए और जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किया, हमारी व्यवस्था को हमें कमजोर किया, वो लोग जमीन पे आए। एक बार ये दिन भी मैं देखना चाहता हूँ। बाबा साहब के बच्चे मिट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। मैं बार बार समझाता आया हूं कि देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से देश। बहुजन शेर है, बस जगाने की देर है। इन भाषणों ने अनुसूचित जाति के युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद रावण की लोकप्रियता काफी बढ़ा दी है, लेकिन बहुजन की राजनीति को कांशीराम भी लागू नहीं कर पाए। तो क्या ये कठिन काम चंद्रशेखर रावण कर सकते हैं? राजनीति में मायावती के गुरु रहे कांशीराम का बहुजन सिद्धांत ये था कि सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों को वोट बैंक नहीं बनाना है, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुसलमानों को भी साथ में लाना है, क्योंकि ये सभी मिलकर सत्ता के नजदीक पहुंच सकते हैं।
कांशीराम ने ये राजनीतिक प्रयोग करते हुए मुलायम और मायावती की गठबंधन सरकार बनवाई थी, लेकिन लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड की वजह से ये बहुजन का राजनीतिक प्रयोग फेल हो गया। अब चंद्रशेखर आजाद रावण इसी प्रयोग को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वो अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। जहाँ पसीना गिरेगा अपने भाइयों का खून देंगे और हम सबसे ऊपर इसलिए बैठे हैं कि पहली गोली हम खाएंगे। तो मुसलमानों से खतरा नहीं है भाई, इस देश को खतरा है तो संघियों से। इस देश को खतरा है तो हिटलर की औलादों से खतरा है। ये सावरकर के रिश्तेदार हमें इस देश से नहीं निकाल सकते। लेकिन इस देश में जो नीति काम करती है, जो नागपुर से चलती है, कहां से चलती है, कहां से चलती है? चंद्रशेखर आजाद रावण के उग्र बयानों से लगता है कि वो कफन बांध चुके हैं, लेकिन उनकी राजनीति से सबसे ज्यादा डर बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को लग रहा है। मायावती चंद्रशेखर आजाद रावण की राजनीति को अपने लिए खतरा मानती है। चंद्रशेखर रावण बार बार अपने बयानों में मायावती को बुआ कहते हैं और उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मायावती बार बार यही जवाब देती हैं कि वो उनके भतीजे नहीं हैं। तब बुआ जी ने बहुत काम किया है, बहुत संघर्ष किया है, मैं उनको सलाम करता हूं। और किसी पार्टी से मेरा कोई लगाव नहीं है। भीम आर्मी का राजनीतिक संगठन है। बस हमारा प्रयास है कि जागरूक वोटर हैं, हम प्रयास करेंगे उस व्यक्ति को वोट दें, उस पार्टी को वोट दें, उस संगठन को वोट दें जो भाजपा को हरा रहा। दरअसल कहा यह जाता है कि मायावती के राजनीतिक वारिस अब आकाश आनंद होंगे, जो मायावती की रैलियों में मंच पर कई बार देखे गए। बीएसपी इस पर कुछ साफ नहीं बोलती, लेकिन शायद वो अपने युवा वारिस की राजनीति के लिए चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेताओं को खतरा मानती है। चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने नाम से रावण उपनाम हटा दिया है, लेकिन अब वो पूरे देश में रावण के नाम से ही लोकप्रिय हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण मुसलमानों को साथ लेकर अनुसूचित जाति के अलावा दूसरे हिंदुओं का भरोसा जीत पाएंगे? ये कह पाना आज बहुत मुश्किल है।